Hello everyone, I hope you all are safe at your home. So today's topic is nucleophilic substitution reaction, and this topic is very important from the examination point of view for CBSE board, for NEET and JEE. So let's start the topic, nucleophilic substitution reaction. अब इस बेसिकली ये पूरे टॉपिक में ही हमें दो इंपॉर्टेंट टर्म्स दिख रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एंड सब्सटीट्यूशन. तो एक एक करके दोनों टर्म्स का मीनिंग जानते हैं. सबसे पहले है न्यूक्लियोफाइल. अब ये जो है टर्म, ये भी दो टर्म से मिलकर के बना है, एक तो न्यूक्लियो और एक फिलिक, जिसमें न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और फिलिक स्टैंड्स फॉर लविंग और अफेक्शन. अब न्यूक्लियस जैसे हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस जो होती है किसी भी एटम में वो पॉजिटिवली चार्ज होती है. इससे हम लोग क्या कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीशीज आर नोन एज न्यूक्लियोफाइल्स. ठीक है. अब न्यूक्लियोफाइल्स खुद क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं NU और यहाँ पे नेगेटिव साइन. अब हमने नेगेटिव यहाँ पे क्यों लगाया है, क्योंकि अभी हमने देखा कि न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीशीज आर नोन एज न्यूक्लियोफाइल्स. अब पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीशीज कोई कौन सी होगी, जो खुद नेगेटिवली चार्ज हो. क्योंकि हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी मतलब जो अपोजिट चार्जेस होते हैं, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अपोजिट चार्ज है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. तो अब कोई भी स्पीशीज जब खुद नेगेटिवली चार्ज हो तभी वो पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीशीज कहलाएगी. इसीलिए हम न्यूक्लियोफाइल को NU नेगेटिव लिखते हैं. अब यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है ये कोई भी नेगेटिवली चार्ज आयन हो सकता है. जैसे अगर हम लोग न्यूक्लियोफाइल का एग्जाम्पल्स देखेंगे तो न्यूक्लियोफाइल के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, क्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन, आयोडाइड आयन और फ्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमाइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, साइनाइड और नाइट्राइट आयन. अब ये जितने भी एग्जांपल लिखे हैं सारे नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, जिसमें से ये दो को हम एक स्पेशल क्लास में आइडेंटिफाई करते हैं. स्पेशल क्लास में इनका क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसको हम कहते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स. एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स. अब एम्बिडेंट का मतलब क्या होता है, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमने पढ़ चुका है. एम्बिडेंट मतलब ऐसा न्यूक्लियोफाइल जो अपनी दोनों साइड्स के थ्रू जो भी हमारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है उसके साथ में लिंक बना सके, बॉन्ड बना सके. जैसे इसमें जो साइनाइड का अगर हम लोग एग्जांपल देखते हैं, ये दोनों एग्जांपल को भी डिस्कस करेंगे. सबसे पहले साइनाइड का एग्जांपल देखते हैं. साइनाइड क्या होता है, दो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर का हाइब्रिड होता है. कैसे, ये दो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, इन दोनों का हाइब्रिड होता है साइनाइड. मतलब इस कंडीशन में हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें कार्बन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है और नाइट्रोजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है. मतलब जो भी हमारी मॉलिक्यूल है पॉजिटिव साइट होगी, जो भी हमारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है जिसमें पॉजिटिव साइट है, तो इसमें ये जो साइनाइड है एज अ न्यूक्लियोफाइल कार्बन के थ्रू भी बॉन्ड बना सकता है और नाइट्रोजन के थ्रू भी बॉन्ड बना सकता है. अगर ये कार्बन के थ्रू बॉन्ड बना रहा है, इफ इट इज लिंकिंग थ्रू कार्बन, then the product will known as alkyl cyanides. Alkyl cyanides. And if it is linking through nitrogen, then it will known as isocyanide. ठीक है. क्योंकि ये जो न्यूक्लियोफाइल्स है ये अपनी दोनों साइड्स के थ्रू लिंक बना सकते हैं हमारे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ में, इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल. अगर कार्बन के थ्रू तो अल्काइल साइनाइड, नाइट्रोजन के थ्रू तो आइसोसाइनाइड. अब नेक्स्ट एग्जांपल हमने एक और क्या डिस्कस किया था, नाइट्राइट आयन, दैट इज NO2 माइनस. अब इसका भी स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के ऊपर ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज. ठीक है. मतलब इसमें ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, जो कि ये इलेक्ट्रॉन जो भी हमारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स उसको डोनेट करके, शेयर करके उसके साथ एक लिंक, उसके साथ एक बॉन्ड बना सकता है. सिमिलरली जो ऑक्सीजन है उसके पास में भी एक नेगेटिव साइन प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज मतलब लोन पेयर प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एक्सेस में, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन
जो भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है उसके साथ में शेयर करके लिंक या फिर बॉन्ड बना सकता है। अब इसमें भी कंडीशन है, अगर ये जो NO2 मॉलिक्यूल है, NO2 अगर ऑक्सीजन के थ्रू हमारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ में बॉन्ड बना रहा है, तब हम उसे क्या कहते हैं, एल्काइल नाइट्राइट। एल्काइल नाइट्राइट। एंड अगर नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बना रहा है तब हम इसे कहते हैं नाइट्रो एल्केन। ठीक है, तो ये था एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अभी हमने सिर्फ न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं और न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल्स देखे और उसमें एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स देखे। ठीक है, मतलब अभी हमें न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब समझ में आ चुका है। पॉजिटिव लविंग स्पीशीज आर नोन एज न्यूक्लियोफाइल्स। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 10th क्लास में भी पढ़ा है। कार्बोनेट्स कंपाउंड में इसका एक टॉपिक आता है, 11th में भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा हुआ है, पर एक बार फिर से देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हमने एक न्यूक्लियोफाइल लिया, ये कोई भी एक एल्काइल हैलाइड लिया है, इसमें क्या होगा, एक इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, ये हमने कोई भी हेलोजन है, मतलब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये यहाँ से ब्रेक होके बाहर निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ हैलाइड आयन। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, हैलाइड आयन। और यहाँ पे ये जो न्यूक्लियोफाइल है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, ये इसकी पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि इस रिएक्शन में क्या हुआ कि एक न्यू न्यूक्लियोफाइल ने जो हमारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल था, जो भी हमारा मॉलिक्यूल था, उसमें एक ऑलरेडी प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल था, उसकी पोजीशन को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये उसकी पोजीशन पे आके खुद बैठ गया, इसको इसकी जगह से भगा दिया, इसकी पोजीशन को सब्स्टिट्यूट कर दिया। इस टाइप की रिएक्शन, क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल से इनिशिएट हो रहा है, ये जो इनकमिंग एक न्यूक्लियोफाइल है जो ऑलरेडी प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल की पोजीशन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसीलिए इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें ये वाला जो है, जो ऑलरेडी प्रेजेंट था, वो एक हैलाइड फॉर्म में बाहर निकलता है, मतलब यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज लेके बाहर निकलेगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज छोड़ देगा। इसको भी हम अच्छे से आगे और डिस्कस करते हैं। अभी सबसे पहले हमने क्या देख लिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल्स देख लिया था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें एक न्यू न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी प्रेजेंट न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देता है उसकी पोजीशन से। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, मेन इसमें हमें दो रिएक्शन पढ़नी होती है, SN1 एंड SN2 रिएक्शन। और ये SN1 SN2 रिएक्शन दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आज हम इस वीडियो में सिर्फ SN1 रिएक्शन की वो स्टडी करेंगे। तो SN1 रिएक्शन, अब सबसे पहले SN1 रिएक्शन का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये N स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक, S फॉर सब्स्टिट्यूशन एंड 1 फॉर यूनिमोलिकुलर। तो हम इसको लिखते कैसे हैं, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो हम समझ चुके हैं। अब यहाँ पे एक नया टर्म आ गया, यूनिमोलिकुलर। तो यूनिमोलिकुलर भी वैसे तो हमने 12th क्लास में केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ चुके हैं। यूनिमोलिकुलर, यूनि मतलब सेम, सिंगल, और मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल जो भी हम जानते हैं। तो यूनिमोलिकुलर का मतलब क्या होगा कि जो भी हम ये रिएक्शन पढ़ रहे हैं, इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स होंगे, इस रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, वो रिएक्टेंट्स के किसी एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करेगा। मतलब जो भी हम SN1 रिएक्शन पढ़ेंगे, उस पर्टिकुलर रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो रिएक्टेंट्स के किसी एक रिएक्शन के कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करेगा। यूनिमोलिकुलर सिर्फ एक मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए हम उसे कहते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको अभी हम आगे और डिस्कस करेंगे कि किसी एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड कैसे कर रहा है। ठीक है, तो इस सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला फुल फॉर्म याद होना चाहिए कि 1 स्टैंड्स फॉर यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब एक याद करने वाली चीज इसमें क्या है कि इसका नाम है SN1 रिएक्शन, नाम में इसके 1 आ रहा है, पर ये पर्टिकुलर रिएक्शन जो है 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। SN1 रिएक्शन 1 है, पर 2 स्टेप्स में कंप्लीट होगी। ठीक है, ये सारी चीजें अभी हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करते हैं। SN1 रिएक्शन,
अब इसमें हमें 4 कंडीशन याद रखनी बहुत जरूरी है, वन बाय वन चारों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि जो भी हम ये पर्टिकुलर रिएक्शन करवा रहे हैं उसमें जो भी हम सॉल्वेंट लेंगे, द सॉल्वेंट मस्ट बी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जांपल देखते हैं, H2O, अल्कोहल, एसिटिक एसिड, ठीक है, एक्सेट्रा। अब ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हम इसे क्यों कहते हैं, एग्जांपल देखते हैं, वाटर मॉलिक्यूल का एग्जांपल देखते हैं। मतलब सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जो पोलर नेचर भी शो करे और एक प्रोटिक मतलब प्रोटॉन भी सॉल्वेंट में प्रोवाइड करे। सिंपल सा एग्जांपल हम H2O का लेते हैं, ठीक है, H2O का ये हाइड्रोजन। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है मतलब इसके ऊपर होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। मतलब इसके इन पर्टिकुलर इसके बीच में पोलैरिटी डेवलप है, पोलैरिटी प्रेजेंट है, नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। इसीलिए इस मॉलिक्यूल को हम क्या कह सकते हैं कि ये पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब प्रोटिक मतलब जैसे हमने ये रिएक्शन तो हमें पता है, इसको अगर हम वाटर को डिसोसिएट करते तो क्या फॉर्म करता है, H+ एंड OH-। मतलब ये H+ को ही हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन, है ना। मतलब वाटर मॉलिक्यूल जो है डिसोसिएशन पे एक प्रोटॉन प्रोवाइड करवाता है, सॉल्वेंट में प्रोटॉन प्रोवाइड करवाता है, H+ आयन प्रोवाइड करवाता है। इसीलिए ये जो पर्टिकुलर सॉल्वेंट्स है, वाटर, अल्कोहल, एसिटिक एसिड, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। फर्स्ट कंडीशन अभी हमने पढ़ी है कि द सॉल्वेंट मस्ट बी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना जरूरी क्यों है, ये भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। जब हम रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तब देखेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना जरूरी क्यों होता है। ठीक है, अभी हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट की है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, अभी जैसे हमने डिस्कस किया था कि ये जो रिएक्शन है 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है इसकी, स्टेप नंबर 1 इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, अब कार्बोकैटायन क्या होता है, जब भी कोई एक कार्बन है उसके पास में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो उसको हम कहते हैं कार्बोकैटायन। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, R क्या है यहाँ पे, अल्काइल ग्रुप, और R सिंगल, R डैश, इसका मतलब क्या है कि तीनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है। अब यहाँ पे हमने ब्रोमीन ले लिया है, मतलब कोई भी जो एक हेलोजन था, यहाँ पे हमने हेलोजन जिसको अभी पहले जो रिएक्शन देखी थी उसमें X से डिनोट किया था, X कोई भी हेलोजन हो सकता है, तो हमने यहाँ पे ब्रोमीन ले लिया है। ठीक है, अब हम लोग न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल भी ले लेते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन जो है इसको हमने न्यूक्लियोफाइल ले लिया है। अब इस रिएक्शन में हम क्या पढ़ रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब यहाँ रिएक्शन कंडीशन हमने क्या ली है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। मतलब मान लो हमने H2O ले लिया है, ठीक है, तो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या हेल्प करता है कि ये जो भी हमारा CX बॉन्ड है इसको ये ब्रेक करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, अब ये जो ब्रेकिंग होगी CX बॉन्ड की, कार्बन और हेलोजन के बीच में जो भी बॉन्डिंग होगी उसको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, वाटर जो है वो उसको ब्रेक करवाने में हेल्प करेगा। अब ये जो ब्रेकिंग होगी दोनों बॉन्ड की, ये सिंगल बॉन्ड की, ये बहुत स्लो स्टेप होगी, मतलब ये जो बॉन्ड है इसको टूटने में थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ब्रोमीन जो है जैसा भी हमने देखा था कि ये जो बॉन्ड है पर्टिकुलर, इसमें बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो खुद कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ब्रोमीन का है। ठीक है, अब क्योंकि ये जो ब्रोमीन है ये क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या होती है कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। मतलब इस एटम के पास में, इस हेलोजन एटम के पास में ऐसी टेंडेंसी है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रख सकता है। ठीक है, मतलब ये जो बॉन्ड है इसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है ये मोर इस एटम की तरफ अट्रैक्टेड होंगे, मतलब कि जो नेगेटिव कैरेक्टर है इस बॉन्ड का वो इस ब्रोमीन की तरफ ज्यादा होगा। अब अगर नेगेटिव कैरेक्टर इस तरफ मूव कर चुका है, ब्रोमीन की तरफ आ चुका है, तो हम इसको लिख देते हैं पार्शियल नेगेटिव।
अब क्योंकि ये पार्शियल नेगेटिव नेगेटिव कैरेक्टर इस तरफ चला गया है तो पॉजिटिव ऑटोमेटिकली इस साइड पे हो जाएगा, तो कार्बन क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, अब ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन, अपना खुद का तो इलेक्ट्रॉन बाहर लेके निकलता ही है, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन अपना वाला तो लेके जाएगा बाहर, पर साथ साथ कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ बाहर लेके चला जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगी, ब्रोमीन के पास में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन चला गया, ब्रोमीन के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, मतलब इसके पास में आ गया एक नेगेटिव चार्ज, तो इसको हम क्या लिख देते हैं, ब्रोमाइड आयन। ठीक है, और कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जा चुका है, मतलब एक नेगेटिव चार्ज चला गया, नेगेटिव चार्ज चला गया तो उसके पास क्या बच गया है, पॉजिटिव चार्ज। और ये तीन बॉन्ड जो हमारा आर एल्काइल ग्रुप से डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स, और ये पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाला जो डायग्राम है ये क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है इसका, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मतलब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ये शेप्स ये सब हम लोग ने 11th क्लास में पढ़ा है, पर एक बार और फिर से डिस्कस कर लेते हैं इसको। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो सॉलिड बॉन्ड बनाए हमने, सॉलिड मतलब जो सिंपल से जो लाइन खींच के जो बॉन्ड बनाए, इसका मतलब है कि ये जो बॉन्ड है पर्टिकुलर ये इसी ब्लैक बोर्ड के प्लेन में प्रेजेंट है। जितने भी हम केमिस्ट्री में जब भी हम एटम आयंस इन सब चीज का कंसीडर करते हैं तो हम इन सबको एक स्फीयर के फॉर्म में कंसीडर करते हैं। मतलब ये जो कार्बन है इसको इमेजिन करना है, ये कार्बन अगर मैंने यहाँ पे प्रेजेंट रखा है तो इससे ये वाला जो बॉन्ड है और ये वाला जो बॉन्ड है वो दोनों बॉन्ड इस प्लेन में ही इसके साथ में प्रेजेंट होंगे इस तरीके से। और ये वाला जो बॉन्ड है जो हमने डैश लाइन से दिखाया है, डैश लाइन का मतलब होता है कि ये वाला जो पर्टिकुलर CR ग्रुप है, ये वाला जो एल्काइल ग्रुप है वो अंदर की तरफ प्रेजेंट होगा। 3 डायमेंशनल मतलब ये इस तरीके से प्रेजेंट है, और ये वाला जो बॉन्ड होगा वो इस तरीके से अंदर पीछे की तरफ प्रेजेंट होगा। और सॉलिड बॉन्ड का मतलब होता है कि ये वाला बॉन्ड ब्लैक बोर्ड से बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब इस तरीके से प्रेजेंट होगा। मतलब एक बॉन्ड इधर प्रेजेंट है, एक बॉन्ड इधर प्रेजेंट है, और दो बॉन्ड इसी के प्लेन में प्रेजेंट है। ठीक है, इसको कहते हैं टेट्राहेड्रल शेप। अब जैसा कि इस स्ट्रक्चर में हमें दिखाई दे रहा है कि ये कार्बन है, कार्बन को यहाँ पे हम इमेजिन कर लेते हैं, यहाँ पे कार्बन है और बाकी के जितने भी जो ग्रुप्स है वो एक साइड पे पूरे अलाइंड है। जब यहाँ पे ब्रोमीन एटम प्रेजेंट है तो सारे के सारे इस साइड पे अलाइंड है, मतलब ब्रोमीन के प्रेजेंस से इनके ऊपर स्ट्रेस आ रहा है जिसके कारण वो इस डायरेक्शन में अलाइंड हो गए। अब जैसे ही ब्रोमीन को हमने हटाया, बॉन्ड ब्रेकिंग हुई, लिविंग ग्रुप बाहर चला गया, तो इनके ऊपर का स्ट्रेस कम हुआ और ये सारे के सारे एक ही प्लेन में आ गए। तो उसको हमने यहाँ पे लिख दिया एक ही प्लेन में आ गए। ये सिंपल बॉन्ड बनाए, जैसे यहाँ पे सिंपल बॉन्ड बनाए थे तो इसका मतलब था एक ही प्लेन में, यहाँ पे भी सिंपल बॉन्ड बनाए, इसका मतलब ये सारे बॉन्ड एक ही प्लेन में आ गए। स्ट्रेस कम हुआ तो सारे बॉन्ड एक ही प्लेन में आ गए। तो इसको हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्री इसकी क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ये ट्राइंगल है और सारे प्लेनर एक ही प्लेन में सारे बॉन्ड्स है, इसलिए हम इसको कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। जो लिविंग ग्रुप था हमारा ब्रोमीन था, यहाँ पे जाके ब्रोमाइड आयन फॉर्म कर लिया, और कार्बोकेटायन कार्बन के साथ 3 बॉन्ड है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, जैसे अभी हमने क्या देखा, नेक्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, formation of product by nucleophilic attack। ठीक है, अब हमने देखा कि पहले ऐसा था स्ट्रक्चर जब ब्रोमीन प्रेजेंट था, जैसे ही ब्रोमीन गया तो ये सारा प्लेनर हो गया। अब जब ये प्लेनर हो चुका है तो जो भी हमारा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, हमने इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल कौन सा लिया था, हाइड्रोक्साइड, है ना, हाइड्रोक्साइड आयन। तो जो भी हमारा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है या फिर बैक साइड से भी अटैक कर सकता है ना। जैसे हमने ये स्ट्रक्चर लिया और ये हमारा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, फ्रंट साइड हम ये वाली कहेंगे और ये वाली बैक साइड कहेंगे, क्योंकि हमने जो पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था उसमें सारे आर वाले बॉन्ड्स इधर से और यहाँ पे हमारा ब्रोमीन जुड़ा हुआ था, तो इस साइड को हम फ्रंट साइड कह रहे हैं जिस साइड पे ब्रोमीन था, और ब्रोमीन के अपोजिट वाला डायरेक्शन को हम कह रहे हैं बैक साइड। ठीक है,
तो जो OH है, जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, वो फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है या फिर बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। तो पहले हम लोग इसको फ्रंट साइड से अटैक करवाते हैं, इसका न्यूक्लियोफाइल को हम प्लस OH माइनस, ये वाली फ्रंट साइड और ये वाली बैक साइड, ठीक है। तो पहले हम फ्रंट साइड से अटैक करवाते हैं। फ्रंट साइड से जब अटैक करवाएंगे तो क्या होगा, ये है हमारा अभी प्लेनर स्ट्रक्चर, ये वाला प्लेनर स्ट्रक्चर, इस डायरेक्शन से हमने लाया न्यूक्लियोफाइल। अब इस डायरेक्शन से लाया तो वापस से स्ट्रेस कंडीशन क्रिएट हो जाएगी और सारे के सारे जो बॉन्ड्स है, सारे के सारे जो एटम्स है, वो इस डायरेक्शन में अलाइन कर जाएंगे। तो फिर से स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ठीक है, ये OH। अब क्योंकि हमारा जो हमने स्टार्टिंग की थी, जब हमारा यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ था तब भी स्ट्रक्चर ऐसा ही था, फिर ऐसा हुआ, फिर जब हमने न्यूक्लियोफाइल लाया तो वापस से स्ट्रक्चर ऐसा हो गया। मतलब जैसा हमारा रिएक्टेंट में स्ट्रक्चर था, सेम वैसा ही स्ट्रक्चर प्रोडक्ट में रिटेन हो चुका है, ठीक है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, रिटेंशन, रिटेंशन ऑफ स्ट्रक्चर। अब दूसरी कंडीशन एक क्या हो सकती है, जो अभी हमने देखा कि जो हमारा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। बैक साइड से मतलब अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये पीछे की साइड से आएगा, मतलब अभी हमारा न्यूक्लियोफाइल यहाँ से आ रहा था, अब न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहाँ से अटैक करेगा। अब अगर यहाँ से अटैक कर रहा है, इनकमिंग OH इस साइड से आ रहा है, तो ये बॉन्ड अभी प्लेनर थे तो इस डायरेक्शन में अपने आप को मूव कर लेंगे, अलाइन कर लेंगे। इसको लिख देते हैं फ्रंट साइड, इसको लिख देते हैं बैक साइड, ठीक है। बैक साइड से जब आएगा तब क्या होगा, अभी स्ट्रक्चर ऐसा था तो OH इस साइड पे आ जाएगा और ये जितने भी हमारे R ग्रुप थे ये इस साइड पे आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी स्ट्रक्चर स्टार्टिंग में जब हमने रिएक्टेंट का लिया था, रिएक्टेंट का स्ट्रक्चर हमने यहाँ से स्टार्ट किया था और इस कंडीशन में बैक साइड से जब अटैक कर रहा है तो स्ट्रक्चर पूरा अपोजिट फॉर्म हो जा रहा है, इन्वर्ट हो जा रहा है स्ट्रक्चर, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इन्वर्जन, ठीक है, रिटेंशन और इन्वर्जन। अब अगर हम ये दोनों स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये हमें एक दूसरे की मिरर इमेज दिखाई दे रही है। इसको हम अगर अच्छे से और ड्रॉ कर लेते हैं, ये दोनों एक दूसरे की हमें मिरर इमेज दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर हमने मिरर रखा तो ये वाला क्या था, रिटेंशन, और ये क्या था, इन्वर्जन, एक दूसरे की मिरर इमेज दिखाई दे रही है। तो हमारे जो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे दोनों 50-50% फॉर्म होंगे। और इस टाइप का जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है जिसमें रिटेंशन और इन्वर्जन वाले कंपाउंड 50-50% प्रेजेंट है, तो उस टाइप के प्रोडक्ट फॉर्मेशन या फिर प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, रेसमिक मिक्सचर, रेसमिक मिक्सचर, ठीक है। मतलब जो भी SN1 रिएक्शन में जो भी हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो रेसिमिक मिक्सचर होता है जिसमें रिटेंशन और इन्वर्जन वाले कंपाउंड 50-50% फॉर्म होते हैं, ठीक है। ये हमारा था सेकंड पॉइंट ही था। अब थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड जितने भी अभी हमने फर्स्ट पॉइंट में क्या पढ़ा था, फर्स्ट पॉइंट में हम लोगों ने देखा था पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, सेकंड पॉइंट में हमने देखा है कि जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो एक रेसिमिक मिक्सचर फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेट ऑफ रिएक्शन। SN1 रिएक्शन जैसे भी हमने देखा था, SN1 रिएक्शन जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन रेट किस पर डिपेंड करता है, जो भी रिएक्शन की स्लोएस्ट स्टेप होती है उसका रेट ऑफ रिएक्शन उस स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है। तो जो इसकी फर्स्ट स्टेप थी, फर्स्ट स्टेप क्या थी, सिंपल हमारा जो भी एल्काइल हैलाइड था, एल्काइल हैलाइड में हमने न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया था। तो फर्स्ट स्टेप में CX बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा था और ये CX बॉन्ड को ब्रेक होने में टाइम लगता है, मतलब ये जो स्टेप है ये टाइम कंज्यूमिंग स्टेप है, ये जो बॉन्ड है वो थोड़ा टाइम लेके मतलब धीरे धीरे ब्रेक होगा। तो फर्स्ट स्टेप में सिर्फ हमारा एक ही ग्रुप प्रेजेंट है ना, सिर्फ हमने जो फर्स्ट स्टेप ली थी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन वाला, उसमें सिर्फ हमने फर्स्ट स्टेप में सिर्फ एक अल्काइल हैलाइड लिया था। सेकंड जो हमारा न्यूक्लियोफाइल था, न्यूक्लियोफाइल को तो हमने लिया ही नहीं था, न्यूक्लियोफाइल लेना ही नहीं है। फर्स्ट स्टेप में सिर्फ हमने अल्काइल हैलाइड लिया था, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट था जो इसका CX बॉन्ड ब्रेक करवा रहा था और यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा था।
तो फर्स्ट स्टेप में सिर्फ हमने एक ही चीज ली हुई है और ये स्लोएस्ट स्टेप है। स्लोएस्ट स्टेप है, इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन रेट जो है ये इस पर्टिकुलर जो स्टेप है इस पर डिपेंड करेगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन वाले पे डिपेंड करेगा इसका रेट ऑफ रिएक्शन। अब क्योंकि इसका रेट लिख लेते हैं हम पहले, रेट के, यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट सिर्फ एक ही लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे और सिर्फ एक रिएक्टेंट प्रेजेंट है, इसकी पावर हो जाएगी 1, मतलब इसका ऑर्डर भी क्या है रिएक्शन का 1। अब क्योंकि एक ही रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे इसका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडेंट है, इसीलिए हम इसको कहते हैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। एक ही मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन पर डिपेंड है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के। अब यही खुद ही सोचो कि अगर ये जितना, जैसे हमने बॉन्ड को ब्रेक किया, यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ, अब ये कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतने जल्दी जल्दी हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता जाएगा। अगर ये अनस्टेबल हुआ तो वापस से ये हमारा जो रिएक्टेंट था वही फॉर्मेशन कर लेगा। तो रिएक्शन रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रिएक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। हमने थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट को लिंक कर दिया है। थर्ड पॉइंट में हमने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा था, फोर्थ पॉइंट अभी हम डिराइव करते हैं इसे। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होता है, ये हमने पहले पढ़ चुका है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, देन 0 डिग्री, ठीक है। मतलब जब भी हम जो भी रिएक्शन करवा रहे हैं उसमें अगर टर्शरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो रिएक्शन का रेट ऑफ, वो रिएक्शन बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। बहुत ज्यादा स्टेबल होगा वो कार्बोकैटायन तो वो बहुत ज्यादा जल्दी हमारा जो भी प्रोडक्ट है, एल्काइल हैलाइड है, जो भी हमारा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, जल्दी अटैक करेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन फास्ट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उस रिएक्शन का ज्यादा होगा, ठीक है। अब ये समझना भी जरूरी है कि टर्शरी कार्बोकैटायन क्या होता है, प्राइमरी कार्बोकैटायन क्या होता है, तो इसको हम देखते हैं, ठीक है। टर्शरी कार्बोकैटायन का मतलब क्या है, कार्बोकैटायन मतलब है कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब एक पॉजिटिव चार्ज है मतलब 3 बॉन्ड प्रेजेंट होने चाहिए। अगर जिस भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, अगर वो कार्बन एटम फर्दर 3 कार्बन एटम्स से अटैच्ड है तो उसको हम कहते हैं टर्शरी कार्बोकैटायन। जिस कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है अगर वो फर्दर 2 मोर कार्बन एटम से प्रेजेंट है, एंड द थर्ड वन इज हाइड्रोजन, इस कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है और ये फर्दर 2 कार्बन एटम से अटैच्ड है, तो और तीसरा जो है वो हाइड्रोजन है, तो इसको हम कहते हैं 2 डिग्री। थर्ड वन इज अगर सिर्फ एक ही कार्बन एटम है, बाकी के दोनों हाइड्रोजन है, तो इसको कहेंगे 1 डिग्री। और 0 डिग्री क्या हो जाएगा, जब एक भी कार्बन एटम से अटैच नहीं है, सारे के सारे हाइड्रोजन है, ठीक है, तो इसको कहेंगे 0 डिग्री। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। तो सबसे ज्यादा इजीली प्रोडक्ट फॉर्मेशन, रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा किसमें होगा, टर्शरी कार्बोकैटायन में, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी एंड देन 0 डिग्री। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये चीज SN1 रिएक्शन में ये चीज हो रही है, ये हमें याद रखना है, क्योंकि जो SN2 रिएक्शन होता है इसमें जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, डायरेक्शन ये हो जाएगी। SN2 रिएक्शन हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। SN1 रिएक्शन में ये जो सीक्वेंस है और कैसे हुआ है, ये क्यों हुआ है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या देखा है, क्या क्या डिस्कस किया है। सबसे पहले हम लोग ने न्यूक्लियोफाइल्स देखा था। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स के एग्जाम्पल देखे थे। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल देखा था, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल जिसमें साइनाइड था, साइनाइड को ही जो C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, इसको साइनाइड और नाइट्राइल दोनों कहते हैं। साइनाइड भी कहते हैं, नाइट्राइल भी ग्रुप कहते हैं, ठीक है, एक ही के दो नाम है, साइनाइड और नाइट्राइल। फिर हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा था कि एक इनकमिंग नया न्यूक्लियोफाइल आता है, पुराने वाले न्यूक्लियोफाइल को उसकी जगह से हटाता है और खुद उसकी जगह पे जाके बढ़ जाता है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उसी को कहते हैं। उसके बाद में हमने SN1 रिएक्शन स्टार्ट किया। SN1 रिएक्शन सबसे पहले नाम से हमने देखा कि SN1 नाम है, 1 है, तो ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। फिर उसमें हमने 4 कंडीशंस देखी। फर्स्ट कंडीशन वाज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना जरूरी है, फिर वाटर का एग्जांपल लेके हमने समझा। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, मैकेनिज्म इसका देखा। फॉर्मेशन ऑफ, फर्स्ट स्टेप थी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एंड सेकंड स्टेप वाज प्रोडक्ट फॉर्मेशन बाय न्यूक्लियोफिलिक अटैक।
थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज रेट ऑफ रिएक्शन, कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है, और स्लोएस्ट स्टेप कौन सी थी दोनों में अगर हमने देखा था, तो जो फर्स्ट स्टेप थी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन वाली वो स्लोएस्ट स्टेप थी, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन उस फर्स्ट स्टेप पे डिपेंड कर रहा था। और यूनिमोलिकुलर भी हमने इसीलिए कहा क्योंकि फर्स्ट स्टेप में सिर्फ हमारा एक रिएक्टेंट इन्वॉल्व था, एल्काइल हैलाइड वाला। ठीक है, फिर फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, ये जो अभी बोर्ड पे लिखा हुआ है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतना ज्यादा उसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो टर्शियरी वन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी एंड देन 0 डिग्री। ठीक है, तो इतनी चीजें इस वीडियो में, इतनी चीजें हमें याद रखनी है अब। ठीक है, थैंक यू।